ओके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हिमालयी पैदल चार धाम यात्रा खंड गांव से आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक का सफ़र मुनीस रियाल ने हमारे साथ किया था। मुनीस का ये गांव है खंड, इसलिए अब वो यहीं विश्राम लेकर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ब्यास घाट की तरफ। ये तमाम जो सीरीज़ हैं, ये वीडियोस, ये कहानियाँ आज अपने नौनिहालों को और ख़ास तौर पे उन्हें जो पहाड़, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धार्मिक जो हमारी यात्राएं हैं, जो हमारे चारों धाम हैं, उनसे अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। उन नौनिहालों को ज़रूर दिखाइएगा जो नहीं जानते कि चार धाम यात्रा या पैदल यात्रा या हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से इन रास्तों को, इन जो पैदल मार्गों को विकसित किया था। काफ़ी नॉलेज है इन पूरी सीरीज़ में और इसीलिए हम हर पड़ाव दर पड़ाव स्टोरी आपको दिखाते जा रहे हैं। क्या महत्व है पौराणिक, वो भी बताते जा रहे हैं। खंड गांव से आगे का सफ़र हम जो है वो आपको बताएंगे, लेकिन जो पिछली सीरीज़ हैं अगर आप लोगों को नहीं देखी हैं और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है पूरे लैंडस्केप को समझने के लिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो गूगल लोकेशन है, प्रमुख जो चट्टियाँ हैं, जैसे फूल चट्टी है, जैसे गट्टू गाड़ है, बंदर चट्टी है, या फिर सिंगटाली है, या फिर खंड गाँव, इन सब की गूगल लोकेशन है और एक मैप भी हम आपके लिए तैयार करेंगे जिसको हम डिस्प्ले करेंगे कि किस तरीके से ऋषिकेश से आगे ये देवप्रयाग तक और उसके आगे फिर बद्री केदार की पूरी जो यात्रा है वो बढ़ती है। अब देखिए, ऋषिकेश से जब सफ़र शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो चट्टी पड़ती है वो है गरुड़ चट्टी, जो ऋषिकेश नीलकंठ जो सड़क मार्ग है उसी पर स्थित है। गरुड़ चट्टी पर एक पुल भी बना हुआ है। वहाँ से जब आगे चलते हैं तो गंगा नदी के किनारे किनारे आपको फूल चट्टी मिलती है। फूल चट्टी के पास ही हेमल नदी जो यमकेश्वर क्षेत्र से आ रही है वो मिलती है। उसके बाद रास्ता फिर हेमल नदी के किनारे 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 गट्टू गाड़ और वहाँ से फिर सीधे मोहन चट्टी से हल्की सी चढ़ाई शुरू होती है, करीब 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई होती है और वो धार पर पहुँचती है। उस धार का नाम है गैड़ खाल। तो गैड़ खाल की चढ़ाई को फिर वहाँ से उतराई शुरू होती है और उतराई जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है और वो पहुँचती है सीधे बंदर चट्टी। फिर से हम गंगा नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। बंदर चट्टी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आगे चलते हैं गंगा नदी के किनारे किनारे फिर हम सिंगटाली जो पुल है वो हमें मिलता है, जो हमें टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है। सिंगटाली के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं गंगा नदी के किनारे तो फिर महादेव चट्टी आती है और महादेव चट्टी के बाद फिर हम चढ़ाई हल्की सी शुरू करते हैं तो फिर हमें मिलती है खंड गाँव। इस पैदल यात्रा में आज से 100 साल पहले यात्रियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा होगा, जब संचार की सुविधाएं नहीं थी, पूरा पैदल मार्ग था। कई जगह हमने देखा जब हम नौड़खाल से नीचे की तरफ आ रहे थे बंदर चट्टी की तरफ तो रास्ता कितना ख़राब था, जगह जगह पत्थर थे। साधु महात्मा तो नंगे पाँव ही चलते थे। हालांकि तमाम जो गांव वाले हैं वो ये बताते हैं कि पहले रास्तों में रौनक हुआ करती थी, रास्ते ठीक थे, उनकी सफाई हुआ करती थी। एक इंजीनियर की नियुक्ति की जाती थी अंग्रेज़ सरकार की तरफ से। उस इंजीनियर के मातहत कई सारे जो पब्लिक वर्क होता था, जो PWD जिसे हम कहते हैं, उसके बहुत सारे कर्मचारी रास्तों को ठीक किया करते थे। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था थी। उसके अलावा धर्मशालाएं थी। गाँव के लोग भी यात्रियों को, साधु महात्माओं को आटा, दाल, चावल या खाने पीने की सामान दे दिया करते थे। तो इस तरीके से हंसते कष्टों को सहते हुए बाबा बद्री केदार और जो ऊपर के इलाके हैं, कैलाश मानसरोवर तक जो यात्री हैं वो पैदल जाया करते थे। पत्रकार छना पर जब भ्रमण करना छन तो कखी विशेष स्थल दिखण पर मेरा पिताजी ने कोई 46 किताब लिखी, सभी ज्योतिष और ज्योतिष को गणित पर, और वह
17 साल की अवस्था में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई बम्बई यो कल्याण वगैरह छन न वक्त से प्रकाशित हुई और अब तक को 46 पुस्तक प्रकाशित कर चुके हैं। वहाँ 2 पुस्तक भारत सरकार ने प्रकाशित करी। वो कोई को नाम ज्योतिष शब्दकोश और एक को नाम लिंगानुशासन वर्ग। तो लिंगानुशासन वर्ग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग पर व्याकरण की उच्च ना प्रचार हुए ज्योतिष तत्व दिखाते आई चो भेरम दिखा दी तक मत तो नहीं आई हूँ तू ला दे ज्योतिष तत्व में एक इन पुस्तक से जे पर 8000 तक श्लोक छन मौलिक जो वहाँ से पहले कखे नहीं और ज्योतिष तत्व जो जितना भी ज्योतिष को तत्व थे वो एक अंतर्गत आएंगे। उन बोली कि ज्योतिषी लोग 100-200 किताबें रखी तय तब ये ज्योतिष को अध्ययन 3 भाषण ना ये का सिद्धांत संहिता हो रहा जन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हूँ ना तन ये को भी ज्योतिष को भी 3 हिस्सा छन सिद्धांत संहिता हो रहा और तो उन 3 विषयों पर पुस्तक लिखी अभी वो दिखा ले ला गढ़ हाल में उत्तराखंड में तो तुम तई इतना रचना करने वालों शायरी कोई मिलल माँ यो 105वां भाग देखो लिखूं साम लिखूं 105 वर्गा संधि अनेकार्थ भागे ये देखो भी है जिसमें प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तक उनकी लिखी हुई इसमें है पंचांग मंजूषा और ज्योतिष शास्त्र प्रवेशिका ये नहीं छपी अभी छपी हुई ने नहीं छपी क्रॉस मार रखा है। अच्छा नहीं अभी हाँ। आयुध निर्णय भाव मंजरी नष्ट जातकम अष्टक वर्ग महानिबंध मतलब जो अगर आयुर्वेद में जिसको ये तो सीखना ज्योतिष के है हाँ उसके लिए ये मुकुंद आश्रम अच्छी जगह है। हाँ पर था अब यानी कोई ईश्वर मुड़ता ही नहीं है। ज्योतिष में लोग विश्वास तो करते हैं पर ज्योतिष है क्या वो बहुत कम लोगों को पता है। ये किताबें जो पढ़ ले उनकी एक टेप रिकॉर्ड है मेरा मैंने पिताजी की आवाज़ को टेप कर रखा है तो बता रहे थे कि ज्योतिष के अंदर ऐसे तक विषय हैं कि आपको चेहरे के देख करके अंदर आपके मन में क्या भाव चल रहा है इस वक्त माइंड रीडिंग बोलते हैं। हाँ जो आजकल धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। हाँ वो बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री। तो ज्योतिष ये इतने प्रकांड विद्वान थे लोग आते थे उनके पास कि भाई हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं पिताजी। क्या पहले तो विश्व स्तर के होंगे और नहीं तो भारत के तो यानी संपूर्ण राजेंद्र बाबू भी उनसे संपर्क रखते थे। अच्छा जब वो यहाँ लिखते रहे होंगे 1960 में आ गए थे या 1960? हाँ 60 में आ गए थे। यहाँ लिखना तो बहुत पहले था जैसे चालू था। यात्री भी आते रहे होंगे इस जगह पे। हाँ सड़क पे हाँ आते थे। नहीं उनके विषय में जो दिलचस्पी क्या रखता था वो लोग आया करते थे उनसे समझने के लिए बस। चलिए सब समेट लेते हैं तो आप गुड़ काम हो जाएगा। उनको शिष्य थे जोशी जी चक्रदेव जोशी। हाँ तो पैदल रास्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और मातृ शक्ति मिली है उनसे बात कर। आप अपनों क्या छो? कांता देवी। कांते देवी इन जगह में इनका शांति चेक मा और इधर डाला दिखे मिल आम कम से कम 50 डाला लगना चाहिए कम। हाँ तो समझ लीजिए कैल बस आई हूँ या कम इधर हमार ससुर जोर हमार ससुर जोर 2 भाई है आ तब 2 भाइयों बस है तब 2 भाइयों को 3 नौन हुए चाहे तब बड़ मोग तो ये के नौन रहे 2 खत्म हो गए। गांव तो आप कांडी छे ना कांडी भी थे और खंड भी थे खंड भी मन मकान था। अच्छा हाँ खंड मन मकान था
और पितरों कई हूँ मतलब हैं पितरों को डाला बॉटल लगा बस सब और तब वैसा भी जरा 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 ये डाले बूटे तो आपका नासन लगाया सन से अरे बड़ बड़ा आम तब लगाया नौ न कक्षी बहर नौन मेरी टीचर से वो कुछ देवराग में और ये एक से ये शूटिंग का काम करता अच्छा तो आप तो देख में ठीक लगत वाले हैं यात्री जानदार वाला तो पान पिलाऊं थे कि पाड़ तब हाँ भूख गया तो भूख लिया भाई खाना रोटी खा लिया ये बाबा क्या पुण्य काम है थे तो बस वो कन खूब भाई सड़क पर जाना रोड सड़क है या ये सड़क बांध पड़ी हुए रोडन सुधी ये पते इतना जाते चलता चाहे कि कुछ भी नहीं बात है नहीं तब मतलब जो सड़क वैसा जी पैदल ही है जा लोग आना जाना भी बहुत सुंदर 6 फुट सड़क है या पर ये तब यानी बांध जोड़ी रोड उनके रोड दिखा हो तो कुछ न कत बात आज 9 बताए गया यात्रा में कांता जी बोला आपने कांता देवी जी कह रही है कि पहले इतनी रौनक थी 4 भैंस गाय बैल खेती बाड़ी रौनक रह रही है कोई यात्री आ रहे हैं उनको खाना खिलाना पानी पिलाना तो यात्री जब चलते रहे होंगे तो उनको भी पता रहा होगा कि गांव है मकान है जगह जगह रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ टिक जाते हैं यहाँ टिक जाए जैसे इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ नेशनल हाईवे में कभी आपदा आ जाती है तो यात्री जो है घरों के छतों पे या आसपास जो लोग हैं उनको खिलाते पिलाते हैं अगर रोड 4-4 5-5 दिन के लिए बंद हो जाती है तो वैसे ही इस तरह के उत्तराखंड में जो लोग हैं वो वाकई में देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि देवतुल्य है और देवतुल्य इसलिए कि जो माताएं हैं जो लोग हैं ग्रामीण इलाकों के वो इतने सेवा भाव रखते हैं कि कभी किसी को अगर पैसे नहीं भी हैं अगर 2-3 दिन फंस भी गए 4-5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं आती और जब केदारनाथ त्रासदी आई थी तब हमें बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी देखी कि लोगों ने कितनी मदद की थी तीर्थयात्रियों की हैं हाँ बहुत ज्यादा चलो आप सुनो के बात तुम है अच्छा यह चट्टी जी चट्टी बहुत चाहिए रोड पर पैदल मार्ग चाहिए हरिद्वार बटे की और 4 धाम यात्रा था बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री तो मेन रोड पर यही है गंगा घाटी पर यह चट्टी और चट्टी के नाम से चल रही है और आज यह स्थिति से हुई है कि केवल कांडी चट्टी ही जीवित है एकमात्र जख की धर्मशाला बिल्कुल सुरक्षित है ठीक ठाक से पर लेकिन क्या कि यात्रियों का कम हुई है जो पहले यात्री आते पहले क्या होने कि पूरी लाइन लगी रहा था रात भर चना रहा था यात्री लोग हैं देश फॉरनर भी देश विदेश बटे भी है ना अंग्रेज लोग आते कक बटे आते और महात्मा लोग संत महात्मा लोग भक्त लोग हाँ जी तो धर्मशाला पूरी भूरी रहना चाहिए सड़क पूरी भूरी रहना चाहिए 14 दुकान से हमारे कहानी में और बहुत बड़ी बड़ी दुकान से हॉस्पिटल से अंग्रेजों ने एक पानी चाहिए और इस पानी सदा बाहर से ये पानी कभी कम नहीं होता और एक पानी इतना ये पाचन शक्ति को बहुत बढ़िया पानी चाहिए उपयोगी से तो अंग्रेजों ने एक बात से ये तो ही मेन फोकस दिया जी डिग्गी से वह टाइम पर वो कमरे पे हम नहीं रहा लोग एक दुकान उन्हीं से हाँ हाँ ये 100 साल हो गई थे हाँ जी 1901 बड़ी बड़ी हुई धर्मशाला जब पैदल यात्रा चलती थी तो कांडी हमने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर रौनक होती थी और जो दिलीप नेगी जी ने उन्होंने भी पूरी विस्तार से बताया दरअसल यहाँ पर हॉस्पिटल था आज भी हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनके लिए आवासीय फ्लैट भी बने हुए हैं अंग्रेजों ने जब यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया तो ये देख के बनाया कि एक ऐसी जगह है जो देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में है मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पानी है ज़्यादा लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं हैं
14 दुकानें यहाँ पर थी। काली कमली की धर्मशाला ऋषिकेश से अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें गरुड़ चट्टी में भी नहीं दिखी, हमको फूल चट्टी में भी वो धर्मशाला नहीं दिखी। उसके अलावा मोहन चट्टी में जो धर्मशाला थी वो भी हमें प्रॉपर तरीके से है खड़ी, लेकिन उसमें भी कोई नहीं रहता। उसके बाद हम आगे आते हैं तो जो धार है नौड़खाल, तो वहाँ पर भी धर्मशाला जो है वो खंडर होने की कगार पर है। उसके बाद हम आते हैं बंदर चट्टी में भी जो धर्मशाला है वहाँ पर नहीं दिखी एक तरीके से, वहाँ पर जो बाबा हैं वो रह रहे हैं। उसके बाद महादेव चट्टी में भी हमें धर्मशाला की ज़मीन तो है लेकिन उसके खंडहर की स्थिति में है वो। ये जो गांव है कांडी गांव, यहाँ पर करीब 46 परिवार रहते हैं और ये बड़ा गांव है। यहाँ के अधिकतर लोग नीचे शिफ्ट हो चुके हैं, ऋषिकेश या देहरादून या दिल्ली। और उस समय लोग बताते हैं कि एक एक दिन में यहाँ 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार लोग आते थे। घोड़े खच्चरों से देवप्रयाग, श्रीनगर, केदार, बद्री का सामान यहाँ से आगे की तरफ जाता था और काफ़ी चहल पहल रहती थी। अब स्थानीय लोगों की एक ही डिमांड है कि या तो सिंगटाली का जो पुल है, पैदल पुल, वहाँ पर मोटर पुल जल्दी से जल्द बनाया जाए और इस स्थान से ये जो पुराना पैदल मार्ग है जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है उसको बनाया जाए, ताकि जो साधु महात्मा हैं या फिर जो एडवेंचर पसंद करते हैं, गंगा नदी के किनारे ट्रैकिंग पसंद करते हैं, कम से कम वो तो श्रीनगर ऋषिकेश से देवप्रयाग तक पैदल तो चलें। और जब रास्ता सही होगा जगह जगह पे तो फिर पैदल चलने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। वैसे गाड़ी में जो पैदल जो आनंद है चलने में वो गाड़ी में नहीं है। ना पैदल शुरू था। हाँ, पैदल ही है ना, तो लेट हो जाएगी। इसमें मैंने वो डाल दिया पूरा एक ORS घोल दिया इसमें पूरा। अच्छा, एक फिर आगे पियेंगे। हाँ तो ORS पीना चाहिए ना, हाँ बॉडी से पसीना निकल रहा है ना। हाँ, पानी को मैं खूब पियो। ये देखो मैंने ये प्लास्टिक जो है ना, हाँ ये फेंका नहीं है, फेंकने नहीं है, ये बैग में रख दिया। तो जहाँ पर डस्टबिन आएगा ना देवप्रयाग में या कहीं पर भी, हाँ तो ये ऐसे है ना, वो ठीक है। प्लास्टिक जगह जगह नहीं फेंकते ना। हाँ हाँ, पाख के तारे डूडूमा घास खावे गौए मचलनी को पार, हमारो सीमा पार जो कोई कुदरत। इस रास्ते में ये पुराना पैदल रास्ता है जिसमें अब सड़क बन गई है। केवल एक गाड़ी दिखी है, बाकी केवल चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और माँ गंगा की लहरों की हल्की आवाज़ है, क्योंकि यहाँ से गंगा जी थोड़ी सी नीचे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी बीच में हवा के झोंके आते हैं तो जो पसीना निकल रहा है वो सूख जाता है, फिर हवा बंद हो जाती है, फिर जो है धूप के कारण पसीना निकल जाता है, फिर कहीं पर धार आती है तो फिर वहाँ पर बैठ के हवाएं जो हैं वो फिर से ठंडी हवाएं का एहसास होता है। यानी गर्मी भी बढ़ रही है धीरे धीरे और हमारा सफ़र भी श्री केदारनाथ भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है। आगे दिन शादी है ना, तो सब जगह अब यहाँ माल यहाँ काम करो। जब काम लगा। हाँ, हाँ, हाँ। अभी अमर सर का दोस्त है ना, मेरे धार में दोस्त है। हाँ ये माछ मारते नहीं थे, मच्छी मारते। मैं किसी साथ में करेगा वो मजा करता ना चिरा के। इसमें फिर वो क्या कहते हैं, ये सब है ना कौन तार, गाड़ियाँ फिसलती हैं इसमें। हाँ। बाइक, स्कूटी।
हिमालय जो लगातार हम कहते हैं कि अंदर से क्रैक्स हैं, वो ये साफ दिख रहा है। देखिए ये जो चट्टान है पूरी, ये साफ दिख रही है कि किस तरीके से क्रैक्स लगे हुए इसमें। और इसलिए कोई भी भारी विस्फोट यानी डायनामाइट का प्रयोग या बड़े बड़े डैम जैसे टिहरी डैम है वो कितना ख़तरनाक होता है, या रोड बनने का काम भी। अब इस गांव की खासियत देखिए कि सभी जो दीवारें हैं वो मिट्टी पत्थर की हैं। अब चूँकि यहाँ रेत जो है वो नदी के किनारे हैं, तो सबने जो पत्थर के छत थी लकड़ी और पत्थर के, उनको हटा के सीमेंट का बना दिया। और कई लोगों ने तो पुरानी मिट्टी पत्थर की दीवारें भी तोड़ी, जबकि यहाँ बहुत गर्म होता है। और ये समुद्र तल से मुश्किल से 400-450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे। ये है आज का हमारा पड़ाव। चारधाम यात्रा जब पैदल हुआ करती थी तो ब्यास घाट भी ब्यास चट्टी के नाम से एक प्रसिद्ध पड़ाव था। और ये नयार है। और नयार की बात बताऊं मैं तो नयार उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है उसका जो धूतातोली क्षेत्र है जो गैरसैंण के पास है, और अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, ये 4 जो ज़िले हैं उसके बॉर्डर टच होते हैं धूतातोली में। धूतातोली में ही उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली, उनकी भी समाधि है। नयार नदी उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल है उसकी बहुत बड़े इलाके को सिंचित करती हुई पश्चिमी और पूर्वी नयार, वो दोनों फिर ब्यास घाट में माँ गंगा में मिल जाती हैं। और धूतातोली से केवल पश्चिमी नयार, पूर्वी नयारी नहीं बल्कि पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, ये 5-6 नदियाँ निकलती हैं और वो बड़े इलाके को सिंचित करती हैं। बहुत बड़े इलाके में जो पेयजल की आपूर्ति है इसी नयार से होती है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में जो बड़ी नदियां हैं उनके किनारे जो बसासत है उसमें कई बार तबाही आती है। अलकनंदा की बाढ़ 1894 में आई, 1901, 1905 में भी, 1910 में। उसके अलावा बहुत सारी तबाही अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, उसके अलावा पिंडर, ये जो ग्लेशियर नदियां हैं इनमें तबाही आई है। लेकिन 1951 या 1946 में, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, जो नयार है उसमें बहुत भीषण बाढ़ आई थी। और सतपुली यहाँ से आगे है, वहाँ पर एक बाढ़ आई थी और उसने बहुत सारी तबाही वहाँ पर लाई थी। तो ऐसी नदियों, जो छोटी नदियाँ हैं हमारी, जो सदा नीरा है, जो हमारे जंगलों से निकलती हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। मैं कोई काम नहीं कर दूँगा, हाथ जोड़ दो भाई, मुझे तो कर दो। जितना मुझे अभी तक थोड़ा कई पुराणों में देखने के लिए मिला और जो मैंने कई किंवदंती सुनी,
तो इसके कारण जो है ब्यास चट्टी इसको कहते हैं। यहाँ पे व्यास भगवान जी महाभारत के युद्ध के बाद जब वापस जो है अपने बद्रीनाथ में व्यास गुफा में जा रहे थे, तो ये रमणीक स्थल होने के कारण और ये नारद गंगा का भी यहाँ पे संगम है, तो उनको अति प्रसन्नता हुई और यहाँ पे गंगा जी जो है उत्तर वाहिनी बह रही है और ओम के आकार में पूरा ओम बन रहा है, तो इसे ओम तीर्थ भी कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता है। तो इससे व्यास चट्टी और व्यास घाट जो बोलते हैं, इसमें जो है सारा जिस तरह से ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का जो है एक महत्व है, उसी तरह यहाँ के सारे लोग जो है अपने शुभ कार्यों के लिए यहीं से जल ले जाते हैं। और विशेष करके बैसाखी पे जो है जहाँ पे हम बैठे हैं इसी के पास में जो है सूर्य कुंड है और उस पे जो है यहाँ पे बड़ा यहाँ का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो ये जानकारी भगवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जब ऋषिकेश से यात्रा शुरू होती थी तो बीच बीच में जो चट्टियाँ आप लोग जो है सुनी होंगी या चल करके आए होंगे, तो उसमें से ये व्यास चट्टी है। यहीं पे आपको एक काली कमली की धर्मशाला भी बनी हुई है और खूब जो जितने भी यात्री थे पैदल ही यात्रा करते थे और यहाँ पे जो है खूब साधुओं का जमावड़ा रहता था और अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे जो है गंगा स्नान करते थे और अपना जो है यात्रा संबंधी जो है हरित कीर्तन संकीर्तन खूब करते थे। तो इसलिए ये जगह तो बहुत ही जो है सुंदर भी है और इसका महात्म्य भी है। रहने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, अगर कोई साधु महात्मा या फिर तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं? रहने के लिए अब तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे स्नानागार भी बने हुए, कमरे भी हैं, संकीर्तन करने के लिए साधु महात्माओं के लिए मंदिर में भी एक हॉल है और बाकी भी तीर्थ यात्रियों के लिए एक हॉल भी है, कमरे भी है, अपने आएँ और जो है रुक सकते हैं। काली कमली ट्रस्ट की जितनी भी धर्मशालाएं ऋषिकेश से ऊपर की तरफ हैं उनमें से अधिकतर खंडर हो चुकी हैं। जब इन धर्मशालाओं को बनाया गया था तब स्थानीय गांव के लोगों ने अपनी ज़मीनें दान में दी थी और जो पश्चिम बंगाल है या मारवाड़ी है या अलग अलग राज्य जो देश के अलग अलग राज्यों के लोगों ने इन्हें बनाने के लिए, ताकि गरीब और जो साधु महात्मा हैं वो इनमें रुक सकें। दरअसल काली कमली ट्रस्ट जो आज जो यात्रा का स्वरूप है आज उस तरीके का नहीं था। पूरी यात्रा ही चार धाम की पैदल हुआ करती थी। अब जब धर्मशालाएं खंडर में तब्दील हो चुकी हैं तो इन पर भू माफियाओं की नज़र है और आने वाले समय में आप देखेंगे अगर ट्रस्ट ने अपनी संपत्ति को, अपनी धर्मशालाओं को ठीक से नहीं बनाया, देख रेख नहीं की, तो इनमें कुछ और ही दिखाई देगा। कई जगह तो ट्रस्ट के लोग भी मान रहे हैं कि भू माफियाओं ने किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके उन धर्मशालाओं या उन जगहों पर जो बेशकीमती ज़मीन है उन पर कब्जा भी कर लिया है। आगे और देखते हैं कि और जो आगे की धर्मशालाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, लेकिन इस व्यास चट्टी यानी व्यास घाट की धर्मशाला को देखकर लग रहा है कि इसमें कितना मेहनत लगी होगी, कितना पैसा लगा हो, क्योंकि पत्थर को तराश कर लकड़ी अच्छी लकड़ियों को प्रयोग किया गया था। 100 साल पुरानी ये धर्मशाला है। स्थानीय लोग भी मान रहे हैं कि इन धर्मशालाओं को पुनर्जीवित किया जाए या यहाँ पर ट्रस्ट कुछ और हॉस्पिटल खोल सकता है, कुछ भी और चीज़ें बना सकता है। नौगांव के लोगों ने ये ज़मीन दान में दी थी। नौगांव इस यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ के लोगों ने ये दान में दी थी। ऐसे पहले इस केस से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। पूरे विश्व में जो गंगा नदी का आकर्षण है वो हजारों सालों से देश विदेश के जो पर्यटक हैं या भक्त हैं वो आकर्षित करती हैं। और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, वो जहां से आती हैं वहां तक उनको खींच के लेके जाते हैं। व्यास घाट भी एक ऐसे ही रमणीक जगह है जहां पर
आकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल माँ गंगा जैसे कई सालों से आपको बुला रही थी और आप अपने कामों में व्यस्त थे, उलझे हुए थे। हवा भी तेज़ चल रही है, बिल्कुल उत्तर वाहिनी बह रही है और आगे जाके फिर जो नदी है उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। शाम का समय है, अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है और हमारा भी जो सफ़र था अब यहाँ पर विराम लेते हैं। जल्दी ही आपको मिलेंगे एक और एपिसोड में जो हम ब्यास घाट से देवप्रयाग तक के बढ़ेंगे। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।